हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इस क्लास में 35% होंगे, सेम 35% इस क्लास में होंगे दोस्तों। और 35 में से आपके कितने सही होते हैं वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। साथ में जो बच्चे नए हैं उनसे बता देता हूँ मैं आपको, आपके पेपर में 35% आएंगे दोस्तों। 35% करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। कितने देर का दोस्तों? 1 घंटे का। आपको लगेगा बहुत ज्यादा 1 घंटे का समय, तो नहीं भाई। पिछली एग्जाम में मैंने चर्चा की थी कई बच्चों से, तो वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई हमारे तो 35% नहीं हुए 1 घंटे के अंदर, ठीक है। हम तो 25 तक पहुंचे 1 घंटा पूरा हो गया, हम तो 20 तक पहुंचे 1 घंटा पूरा हो गया। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना आ जाए, इसलिए आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, मैं आपको समय का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और 1 घंटे का समय मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, मतलब पेपर रहेगा आपका 70 नंबर का, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है। और पास होने के लिए आपको 14% सही करने हैं दोस्तों। कितने परसेंट दोस्तों? 14% आपको सही करने हैं। तो उम्मीद है आपको ये नॉलेज आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। मतलब याद क्या, समझनी इस चीज को, और आपको ध्यान रखना है समय का विशेष, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, सामने देखिएगा। पूछ रहा है आपसे पहला प्रश्न कि कंप्यूटर में वह प्रक्रिया जिसमें रैम से सीपीयू तक निर्देशों को ले जाने, सॉरी, निर्देश सीपीयू को, एक मिनट वापस पढ़ देता हूं मैं। कंप्यूटर में वह प्रक्रिया जिसमें रैम से सीपीयू तक निर्देशों को लाने का काम होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों। कंप्यूटर में वह प्रक्रिया जिसमें रैम से सीपीयू तक निर्देशों को लाने का काम होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन फेच साइकिल, डिकोड साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल या स्टोरेज साइकिल। बताइए दोस्तों क्या कहते हैं इसको। अगर किसी को आ रहा है तो भाई जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसको बोलेंगे दोस्तों फेच साइकिल। क्या बोलेंगे दोस्तों? फेच साइकिल बोलेंगे। क्लियर यहां तक का। कंप्यूटर में वह प्रक्रिया जिसमें रैम से सीपीयू तक निर्देशों को लाने का काम होता है, उसे बोलते हैं दोस्तों फेच साइकिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेच साइकिल बोलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला, क्या दोस्तों, एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला डाटा रेंज में उपस्थित सबसे बड़ी संख्या को दर्शाता है? बताइए दोस्तों, एक्सेल में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है भाई जो डाटा रेंज में उपस्थित सबसे बड़ी संख्या को दर्शाता है? तो पहला आ रहा है मैक्स, लार्ज, बिग या हाई। तो हाई भी नहीं होगा दोस्तों, ना बिग होगा ना लार्ज होगा, ये होगा दोस्तों मैक्स। मैक्स क्या काम करता है? रेंज में उपस्थित सबसे बड़ी संख्या को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए इक्वल मैंने किया, मैक्स यहाँ पे लिखा मैंने, ब्रैकेट चालू किया मैंने, मान लो यहाँ पे लिख दिया 50, 45 और यहाँ पे कर दिया मैंने 90। तो ये क्या करेगा फॉर्मूला, जो आउटपुट देगा ना भाई वो देगा 90। क्यों देगा 90? क्योंकि इस रेंज में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अगर देखा जाए इस रेंज में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 90 है। तो 90 को दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है तक का? ओके। तो मैक्स क्या करता है दोस्तों? सबसे बड़ी वैल्यू को दर्शाता है। और एक और फॉर्मूला आता है मिनिमम का, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको, MIN का। मिनिमम का क्या करता है? जैसे मान लो ऐसे आ गया 60, 40 और यहाँ पे कर दिया मैंने 80। तो क्या दिखाएगा भाई इसमें, क्या आंसर आएगा बताइए दोस्तों। मिनिमम दिखाएगा दोस्तों सबसे छोटी वैल्यू को, सबसे छोटी वैल्यू को दिखाएगा। ओके। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है भाई? 40 है। कौन सी है भाई? 40 है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा इसका? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला। इसमें पूछ रहा है फॉर्मूले में कि उपस्थित सबसे बड़ी संख्या को दर्शाएगा कौन? मैक्स का फॉर्मूला, ठीक है। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरी देना, ग्रामीण इंटरनेट सेवा, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा या किसान पेंशन। बताइए दोस्तों आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरी देना है, ग्रामीण इंटरनेट सेवा देना है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देना है या किसान की पेंशन देना है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप बताइएगा। आपकी किताब का एक लेसन है ऐसा जिसमें से मैंने क्वेश्चन उठाया है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देना। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देना। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट। ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए निम्न में से कौन सा नियम आवश्यक है? साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए निम्न में से कौन सा नियम आवश्यक है? केवल नाम लिखना, 1 2 3 4 5 लिखना या रखना,
या सिंबल नंबर अपर केस का उपयोग या खाली छोड़ देना। भाई ये सवाल तो कई बार पूछ लिया जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए कौन सा नियम आवश्यक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि @ हो गया, हैज हो गया दोस्तों, ठीक है, स्टार हो गया, ये सिंबल्स में आते हैं। नंबर में जैसे कि 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अपर केस में बड़े अक्षर आते हैं, ठीक है, और एक आता है लोअर केस जिसमें छोटे अक्षर आते हैं लोअर केस में, ठीक है। तो इनका सबका एक मिक्सअप रूप बनाइए पासवर्ड के लिए, उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन से होते हैं, जिसमें सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, अपर केस लेटर का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, सिंबल नंबर अपर केस लेटर का उपयोग, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी भाई, और अच्छी लग रही है तो वही काम कीजिए डेली करते हैं, सभी के पास शेयर कर दो, ठीक है। जिन बच्चों की एग्जाम है सभी के पास शेयर करना आपके हाथ में दोस्तों, ठीक है। फुल फॉर्म का सवाल जरूर पूछा जाता है आपके, मतलब 1 या 2 फुल फॉर्म जरूर आएंगे। मैं क्लास में बोलता हूँ आपसे, ये या तो 1 आएगी या 2 पक्का आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे GUI का पूरा नाम क्या है, GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्लोबल यूटिलिटी इंटरनेट या ग्राफिक यूनिवर्सल इनपुट। बताइए दोस्तों GUI का पूरा नाम क्या है। अगर आपको GUI का पूरा नाम आता है तो जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों GUI का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, क्लियर, यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो सवाल आ जाए कि GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बताइए बच्चों 5 में से आपके कितने सही हो चुके हैं, 5 में से कितने सही हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब चलते हैं बिना किसी देरी के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न सामने आ चुका है दोस्तों, आराम से पढ़िए एक बार इसको। MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हर पेज पर कॉमन टेक्स्ट लगाने के लिए, फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए या फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। बताइए दोस्तों MS वर्ड में हेडर एंड फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब बनेगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा जल्दी बताइएगा। हेडर फुटर का उपयोग मैं बार बार समझाता हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। अगर मान लो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के ऊपर जो होता है दोस्तों, ऊपर की साइड मतलब टॉप में, तो क्या होता है दोस्तों, टॉप की बात की जाए, एक होता है बॉटम। तो टॉप में तो होता है भाई साहब हेडर, क्या होगा दोस्तों, हेडर होगा, और बॉटम में क्या होगा आपके, फुटर होगा। क्लियर यहाँ तक का, FOOTER फुटर। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, हर पेज पर कॉमन टेक्स्ट लगाने के लिए, या फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए, या फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। तो यहाँ पे आएगा हर पेज पर कॉमन टेक्स्ट लगाने के लिए। क्या दोस्तों, हर पेज के ऊपर कॉमन टेक्स्ट लगाने के लिए। अब सवाल आएगा हेडर एंड फुटर किस टैब में निकलता है, जल्दी बताइएगा। अगर आपने MS वर्ड पढ़ रखा है तो बताइए हेडर फुटर किस टैब में निकलता है भाई। ये उन बच्चों से सवाल कर रहा हूँ जिनकी तैयारी अच्छी खासी मान के बैठे हैं भाई हमारी तैयारी अच्छी है, तो उनसे पूछूंगा दोस्तों मैं ये सवाल, MS वर्ड में हेडर फुटर किस टैब में मिलता है। जल्दी बताइए दोस्तों छठे में क्या होगा, MS वर्ड में हेडर फुटर किस टैब में मिलता है भाई। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं इसका आंसर। MS वर्ड में हेडर फुटर कौन से टैब में मिलता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों MS वर्ड में हेडर एंड फुटर जो मिलता है वो मिलता है भाई साहब, किस में मिलता है, इंसर्ट टैब में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों, इंसर्ट टैब में, INSERT इंसर्ट टैब, ठीक है। इसके अंदर आपको हेडर फुटर का ऑप्शन मिलेगा और यहां से आप हेडर फुटर लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। ऑनलाइन बैंकिंग में NEFT की मुख्य विशेषता क्या है। बताइए दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग में NEFT की मुख्य विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन रियल टाइम सेटलमेंट, दूसरा ऑप्शन बैच वाइज सेटलमेंट, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा केवल रात को काम करता है, केवल कार्ड से भुगतान करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। NEFT का जो मुख्य विशेषता है वो क्या है दोस्तों, रियल टाइम है क्या, बैच वाइज सेटलमेंट है, केवल रात में काम करता है, केवल कार्ड से भुगतान करता है, दोनों तो नहीं है भाई। अब बताइए मुझे ए सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा। 2 ऑप्शन आपके सामने रख दिए मैंने, ए सही होगा या बी होगा। कौन कौन सहमत है ए ऑप्शन से,
ए ऑप्शन से कौन कौन सहमत है कि भाई ए होगा? दोस्तों यहाँ पे जो 7वें का ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों, ए नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा दोस्तों? बी होगा, बैच वाइज सेटलमेंट। अगर रियल टाइम सेटलमेंट की बात की जाए तो आरटीजीएस करता है। कौन करता है दोस्तों? आरटीजीएस करना पड़ेगा। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है दोस्तों? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होगा दोस्तों एनईएफटी का पूरा नाम? एनईएफटी का पूरा नाम क्या होगा? एन फॉर नेशनल, एन फॉर नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इलेक्ट्रॉनिक के बाद में एफ फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? फंड हो जाएगा। और यहाँ पे टी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे आएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों ये एक तरीके से क्या होगा? बैच वाइज सेटलमेंट करता है। ठीक है, बैच वाइज सेटलमेंट करता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। ई मित्रा पर कौन सी सेवा अवेलेबल रहती है, मतलब उपलब्ध रहती है? यूट्यूब मोनेटाइजेशन का रहता है क्या? फेसबुक पासवर्ड रिसेट करने का रहता है क्या? मोबाइल हॉटस्पॉट रहता है? या फिर बिजली बिल भुगतान रहता है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और ई मित्रा पे कौन सी सेवा उपलब्ध रहती है बताइए दोस्तों। देखो, यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, फेसबुक पासवर्ड रिसेट भी नहीं होता है, मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? बिजली बिल भुगतान होता है भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक का? और ई मित्रा की जो सेवा होती है वो किस राज्य से संबंधित है भाई? ई मित्रा सेवा किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ई मित्र सेवा या ई मित्रा सेवा किस राज्य से संबंधित है? तो वह दोस्तों राजस्थान से। किससे दोस्तों? राजस्थान से। क्लियर है तक का? ये सवाल भी पूछ लिया गया है, तो ई मित्रा का एक सवाल जरूर आएगा, हो सकता है कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के एक 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न सामने दिख रहा है दोस्तों आपके। एक्सेल में काउंट इफ किसके लिए प्रयोग होता है? एक्सेल में काउंट इफ किसके लिए प्रयोग होता है भाई? टोटल गिनने के लिए, कंडीशन के अनुसार एंट्रीज गिनने के लिए, डेट जोड़ने के लिए, या ग्राफ बनाने के लिए? तो काउंट इफ क्या करता है दोस्तों? देखो, काउंट क्या करता है? काउंट करता है गिनने का, साथ में इफ लग गया तो शर्तों के आधार पे गिनेगा, यानी कंडीशंस के अनुसार एंट्रीज गिनने के काम आता है। कंडीशंस के अनुसार एंट्रीज गिनने के काम आता है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारे सामने है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर बनाना, सॉफ्टवेयर डिलीट करना, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देना? बताइए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर बनाना नहीं होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर डिलीट करना भी नहीं होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाना। क्या दोस्तों? यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनाना किसका काम होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। क्लियर यहाँ तक का? तो 10 में से आपके कितने सवाल ऐसे हैं जो एकदम सही हो गए हैं? जल्दी से बताइएगा मुझे। ओके दोस्तों, अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा, सामने आ गया आपके। वोटर पोर्टल में किस फॉर्म से वोटर आईडी में करेक्शन कराया जाता है? बताइए दोस्तों, वोटर पोर्टल में किस फॉर्म से वोटर आईडी में करेक्शन कराया जाता है? फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 9? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्या होगा? सॉरी। तो दोस्तों इसमें होगा सही जवाब फॉर्म नंबर 8 से। इससे दोस्तों फॉर्म नंबर 8 से, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां 9 याद रह गया। 12वां प्रश्न है दोस्तों, फुल फॉर्म का है। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इंडियन सिस्टम प्रोटोकॉल, या इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोसेस? दोस्तों आईएसपी को हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से हम इंटरनेट सेवा प्रदाता, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंटरनेट
अभी लिखता हूँ इसकी फुल फॉर्म, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये ऑप्शन होगा दोस्तों। अब ये क्या होती है दोस्तों, ऐसी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रदान करती है, इंटरनेट प्रदान करती है, प्रदान करती है। क्लियर यहाँ तक का? ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? 12 प्रश्न का आंसर मिल चुका है आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन पर कि मोबाइल में एयरप्लेन मोड ऑन करने पर क्या बंद हो जाता है? मोबाइल में एयरप्लेन मोड ऑन करने पर क्या बंद हो जाता है? ब्लूटूथ, नोटिफिकेशन, ऑल वायरलेस कम्युनिकेशंस या कैमरा? बताइए दोस्तों क्या होता है ऐसा? तो यहां पे आएगा दोस्तों ऑल वायरलेस कम्युनिकेशंस। ठीक है, बंद हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज राइट। कभी टेस्ट करना आप भी ऐसे कि मोबाइल में एयरप्लेन मोड ऑन करने पर क्या बंद हो जाता है? ऑल वायरलेस कम्युनिकेशंस। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉन्ट बदलने के लिए, एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए या स्लाइड डिलीट करने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होता है इसका सही जवाब? एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई? फॉन्ट बदलने के लिए, एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए, फाइल शेयर या फिर स्लाइड डिलीट? क्या करना चाहोगे आप इसमें? दोस्तों इसका जवाब होगा एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्या होगा दोस्तों? एनिमेशंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां। यहाँ पे एक्सेल में टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग होती है? एक्सेल में टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग होती है भाई? स्प्लिट सेल की, टेक्स्ट टू कॉलम की, ऑटोफिल की, मर्ज एंड सेंटर की? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो अगर हम टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें टेक्स्ट टू कॉलम करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा दोस्तों? टेक्स्ट टू कॉलम करना होगा। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे 15 में से आपके कितने सही हो चुके हैं? बताइए 15 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ले चलता हूं आपको 16वें सवाल की तरफ। कंप्यूटर में वायरस किसका उदाहरण है? कंप्यूटर में वायरस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, मेलिशियस प्रोग्राम का या इनपुट डिवाइस का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा मेलिशियस प्रोग्राम का। किसका दोस्तों? मेलिशियस प्रोग्राम का। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें सवाल की ओर। फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे पीडीएफ की सुरक्षा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का? पीडीएफ यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, ये करप्शन है थोड़ा सा, फुल फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पीडीएफ की सुरक्षा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग होती है? पीडीएफ की सुरक्षा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग होती है? ओसीआर की, डाटा इंक्रिप्शन की, बार कोडिंग की या वाईफाई की? बताइए दोस्तों पीडीएफ की सुरक्षा के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है या उपयोग होती है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा। तो ये होगी दोस्तों डाटा इंक्रिप्शन की। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप गलत मत करके आना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें सवाल की ओर। 19वां नहीं 18वां है भाई। 18 सवाल है राजस्थान में जनाधार को किस सेवा से लिंक किया जाता है? राजस्थान में जनाधार को किस सेवा से लिंक किया जाता है? बैंक खाते से, बिजली मीटर से, मोबाइल कैमरा से या ब्लूटूथ से? तो भाई कॉमन सवाल है, इजी सवाल है, आराम से आपने भी लिंक किया होगा इनमें से कोई सेवा अपने जनाधार से। बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बैंक खाते से। किससे दोस्तों? बैंक खाते से आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। तो क्लास किस किस को पसंद आ रही है भाई जल्दी से मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, अभी तक अगर आपने क्लास शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास में तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए होता है भाई? कई लोगों को एक ही पत्र अलग अलग नाम से भेजने के लिए, फाइल इनक्रिप्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट डिलीट करने के लिए या टेबल बनाने के लिए? दोस्तों एमएस वर्ड में मेल मर्ज का जो उपयोग होता है ना भाई,
वो होता है एक तरीके से कई लोगों को एक ही पत्र को अलग अलग नाम से भेजने के लिए, कई लोगों को एक ही पत्र को अलग अलग नाम से भेजने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला डेट में दिनों को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला डेट में दिनों को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। डेट प्लस का, डेटेड इफ का, डेटेड वैल्यू का, या इक्वल A1 + 10 का। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा मुझे। तो दोस्तों इसमें होगा डी ऑप्शन, इक्वल A + 10। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग का कौन सा भाग मेमोरी मैनेजमेंट करता है। बताइए दोस्तों, कर्नेल का, आइकन, फोल्डर, या क्लिपबोर्ड। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा 21वें का सही जवाब। तो यहां पे आएगा दोस्तों कर्नेल। ओके, ए ऑप्शन। ये क्या करता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये ऐसा भाग है जो मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, आइकन क्या होते हैं, एक तरीके से ये मान लो एक ऐसी इमेज जो किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जिसपे क्लिक करते ही आप किसी सॉफ्टवेयर पे पहुंच जाते हो ना। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे आइकन्स। ठीक है, एक ऐसी पिक्चर जो किसी हम बोले ऐप की या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, और दूसरी बात फोल्डर क्या होते हैं दोस्तों, फोल्डर मतलब ऐसे एक ऐसे समझ सकते हो आप इनको, जिनमें फाइल्स स्टोर होती हैं। ठीक है, जिनमें फाइल्स क्या होती हैं दोस्तों, स्टोर होती हैं। और क्लिपबोर्ड क्या होता है दोस्तों, कट। देखो क्लिपबोर्ड को थोड़ा समझा देता हूं मैं, CLIP और BOARD क्लिपबोर्ड। इसमें दोस्तों कट और कॉपी हुआ मैटर स्टोर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अधिकतम जो स्टोर हो सकता है ना क्लिपबोर्ड के अंदर, जो मैटर या जो आइटम्स स्टोर होते हैं वो होते हैं दोस्तों 24 आइटम्स तक। कितने दोस्तों, 24 आइटम्स तक स्टोर होते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। फुल फॉर्म मतलब बायोस का अर्थ क्या है, या फुल फॉर्म क्या है बायोस की। बताइए दोस्तों, हर एक एग्जाम में हर एक क्लास में बताता हूं मैं आपको बायोस की फुल फॉर्म। जल्दी से बताइएगा क्या होगी, किस किस को आती है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सेटअप, या बिट इंटरनल आउटपुट सेटिंग। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होगा ना भाई, वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्लियर यहां तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 23वां। यहाँ पे 23वां सवाल है, ऑनलाइन बैंकिंग में IMPS की विशेषता क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग में IMPS की विशेषता क्या है। बताइए दोस्तों, 24/7 या 24/7 रियल टाइम ट्रांसफर, केवल रविवार को काम करता है, 3 दिन बाद पैसा जाता है, या केवल ATM से काम होता है। दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग की बात की जाए तो IMPS की जो विशेषता होती है वो होती है दोस्तों 24/7 रियल टाइम ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में जो मेमोरी तुरंत CPU की सबसे पास होती है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो मेमोरी तुरंत CPU के सबसे पास होती है उसे क्या कहते हैं। रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, या पेन ड्राइव। दोस्तों CPU के सबसे निकटतम जो मेमोरी होती है ना, वो होती है दोस्तों कैश मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों, कैश मेमोरी। इसे हम तेज मेमोरी बोलते हैं, फास्ट मेमोरी होती है। और ये क्या करती है, जैसे मान लो CPU और जो आपकी रैम है उसके मध्य एक तरीके से काम करती है कैश मेमोरी। ये क्या करती है, एक तरीके से CPU को तेजी से डाटा एक्सेस करवाती है। क्या करती है दोस्तों, CPU को तेजी से डाटा एक्सेस करवाती है। कौन, रैम मेमोरी। ठीक है, सॉरी कैश मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे रैम की बात की जाए तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्ट रिव्यू किस लिए उपयोग होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्ट रिव्यू किस लिए उपयोग होता है भाई। स्लाइड प्रिंट करने के लिए, ऑडियो इंसर्ट करने के लिए, बैकग्राउंड हटाने के लिए, या स्लाइड को एक साथ अरेंज करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब।
पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्ट रिव्यू किस लिए उपयोग होता है भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे आप, किस लिए होता है उपयोग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 25वें में क्या आंसर आएगा भाई, तो आएगा दोस्तों स्लाइड को एक साथ अरेंज करने के लिए। क्या आएगा दोस्तों, स्लाइड को एक साथ अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो 25% पूरे हो चुके हैं और 25 में से आपके कितने सही हुए, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। रैम का पूरा नाम क्या है, अभी बता के था मैं आपको रैम का पूरा नाम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एनी मेमोरी, रीड एक्शन मोड या रैंडम अप्लाई मोड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो सही जवाब क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं किस किस का राइट आंसर होता है 26वें का। दोस्तों इसका होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और बात करें तो बिजली गई, ऐसे बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है, डेटा मिट जाता है। क्लियर यहां तक का, बिजली जाने पर डेटा क्या हो जाता है दोस्तों, मिट जाता है इसका। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 27वां। एक्सेल में कौन सा चार्ट सॉरी, एक्सेल में कौन सा चार्ट समय के साथ चेंज दिखाने के लिए उपयोग होता है। एक्सेल में कौन सा चार्ट समय के साथ चेंज दिखाने में उपयोग होता है। पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट या डग हंट चार्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 27वें में क्या आंसर आएगा भाई, तो इसमें आएगा दोस्तों लाइन चार्ट। क्या आएगा भाई, लाइन चार्ट आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की और 28वां प्रश्न है हमारा, इमित्रा पर जन्म प्रमाण पत्र किस विभाग के अंतर्गत बनता है। इमित्रा पर जन्म प्रमाण पत्र किस विभाग के अंतर्गत बनता है। एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या नगरपालिका, हेल्थ क्लिनिक या एग्रीकल्चर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। इमित्रा पर जन्म प्रमाण पत्र किस विभाग के द्वारा बनाया जाता है या बनता है, तो वो बनता है दोस्तों किससे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर नगरपालिका। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। साइबर अटैक जिसमें यूजर से पैसे की मांग की जाती है उसे क्या कहते हैं। साइबर अटैक जिसमें यूजर से पैसे की मांग की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। रैनसमवेयर कहते हैं, एडवेयर कहते हैं, वर्म कहते हैं या ट्रोजन कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। साइबर अटैक जिसमें यूजर से पैसे की मांग की जाती है उसे क्या कहते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा क्या कहते हैं उसे। दोस्तों साइबर अटैक जिसमें यूजर से पैसे की मांग की जाती है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं भाई, रैनसमवेयर। क्या कहते हैं दोस्तों, रैनसमवेयर कहते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें सवाल की ओर। एक्सेल में लोअर फंक्शन क्या करता है। एक्सेल में लोअर फंक्शन क्या करता है। टेक्स्ट को अपर केस करता है, नंबर इंक्रीज करता है, फॉर्मूला बोल्ड करता है या टेक्स्ट लोअर केस करता है। दोस्तों टेक्स्ट अपर केस की बात की जाए तो ये करता है दोस्तों अपर का फंक्शन। किसका करता है दोस्तों, अपर का फंक्शन करेगा। अपर का फंक्शन क्या करेगा, टेक्स्ट को अपर केस में करेगा। लेकिन लोअर की बात की जाए तो टेक्स्ट को लोअर केस में किया जाता है। लोअर केस मतलब छोटी बीसीडी में किया जाता है। ठीक है, और अपर केस का मतलब क्या होता है, बड़ी बीसीडी में करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, टेक्स्ट लोअर केस में करता है। क्लियर है तक का। तो 30 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है इनपुट डिवाइस। पहला ऑप्शन माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या प्रोजेक्टर। तो देखिए दोस्तों माउस इनपुट डिवाइस है आपका, सभी को पता है इस बात का भी। कीबोर्ड भी क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रोजेक्टर क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, आउटपुट है। क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्या नहीं है भाई, प्रोजेक्टर नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर।
फुल फॉर्म लैन, लैन का पूरा नाम क्या है भाई? लोकल एरिया नेटवर्क, लाइनर एप्लीकेशन नोड, लार्ज एक्सेस नेटवर्क या लो एक्सेस नंबर। दोस्तों यहाँ पे आएगा लैन का पूरा नाम क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। 3200% आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, किस किस का सही है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें सवाल की ओर। 33वां, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट हटाने के लिए, एडिटिंग को मॉनिटर करने के लिए, या पेज साइज बदलने के लिए, या बैकग्राउंड कलर करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप ट्रैक चेंज का जब उपयोग करते हैं ना, इसका मतलब सीधा सा है, जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट आपके पास में है। क्या है दोस्तों? एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट में कुछ लाइन्स हैं। अब आप क्या करते हो? कुछ लाइन लिख करके ट्रैक चेंज ऑन कर जाती हो। क्या कर जाती हो दोस्तों? इसको ऑन कर देते हो। तो अगर मान लो कोई भी यूजर इसमें कुछ भी एडिट करता है, क्या करता है दोस्तों? एडिट करता है। एडिट जैसे मान लो कोई फॉन्ट चेंज करता है इसका, या फिर कुछ भी डिलीट करता है, कुछ भी इंसर्ट करता है, तो वो सब एक तरीके से दिख जाते हैं। ठीक है, आप उनको देख सकते हो अगर ये ऑन है तो यहाँ पे आएगा एडिटिंग को मॉनिटर यानी कि देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, एडिटिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें सवाल की ओर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूपीआई किस कंसेप्ट पर आधारित है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में यूपीआई किस कंसेप्ट पर आधारित है? वीपीए पे है, डेबिट कार्ड पे है, ठीक है, चेक बुक पे है, या फिर ओटीपी। ठीक है, बताइए दोस्तों किस पर है? दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में यूपीआई जो कंसेप्ट आधारित होती है वो होती है दोस्तों वीपीए पे। किस पे होती है दोस्तों? वीपीए पे। अब सवाल आ जाए वीपीए का पूरा नाम क्या है भाई? वीपीए का पूरा नाम क्या है? सवाल ये भी बन सकता है, पूरा नाम क्या है वीपीए का पूरा नाम? तो दोस्तों वीपीए का पूरा नाम होता है, क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्या होता है दोस्तों? वर्चुअल, ठीक है, पेमेंट, ओके, और साथ में क्या आएगा दोस्तों? एड्रेस। ए पर क्या हो जाएगा? एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एक तरीके से वीपीए का पूरा नाम है। कई बार पूछ लिया जाता है वीपीए का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में जो यूपीआई होती है आपकी, वो किस पर कंसेप्ट पर काम करती है? वीपीए पे करती है, यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है हमारा 35वां। यहाँ पे राजस्थान में ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल खेल का आयोजन, इंटरनेट बंद करना, सॉफ्टवेयर डिलीट करना, या सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना? बताइए दोस्तों राजस्थान में ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों राजस्थान में ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। क्या है दोस्तों? सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस का सही है भाई? डी ऑप्शन यहाँ पे, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना राजस्थान ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास के ये थे 35 प्रश्न जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और जो एकदम सही हुए हैं, जो आपको पहले से आते थे? ठीक है, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास आप शेयर कर सकते हो जो जिन बच्चों की एग्जाम है RSCIT की इसी बार। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे उनको बेनिफिट हो सके। और हाँ, आपको सारे अपडेट तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी को और बेटर करती रहेगा। मैंने प्लेलिस्ट डाल दूंगा यहाँ पे, जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों आपको। ठीक है, और प्लेलिस्ट की सारी मैराथन क्लास आप जरूर देखना एक बार। ठीक है, जिससे आपको और तैयारी को पुख्ता करने का समय मिल जाएगा और आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है।